मयूरा की शादी समर से होती है। उसके ससुराल में ननंद आद्या, पति समर, सास हीरा और ससुर चंपक होते हैं। शादी के बाद जब मयूरा और समर की पहली रात होती है तब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। हो समर, कितनी रात हो चुकी है और यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। फिर समर जब दरवाजा खोलता है तब वहां पर उसकी बहन आद्या होती है, जो अपना कंबल और तकिया लेकर उसके कमरे में घुसकर उनके बेड पर सो जाती है। अरे आद्या, ये क्या तरीका हुआ? अब तुम हमारे कमरे में नहीं सो सकती, तुम कोई दूसरे कमरे में सो जाओ। अब ये कमरा मेरा और मयूरा का है। नहीं समर भैया, अब आपकी शादी होने से पहले हम दोनों इसी कमरे में साथ साथ सोते थे और अब मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपके और मयूरा भाभी के बीच में ही सोऊंगी। क्या? लेकिन आद्या, अब तुम्हारे भैया की शादी मेरे साथ हो गई है तो वो मेरे साथ सोएंगे ना, और तुम किसी और कमरे में जाकर क्यों नहीं सो जाती? नहीं भाभी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अरे शादी हो गई है तो क्या हुआ, मैं तो अपने भाई के पास ही सोऊंगी। आद्या, बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम हम दोनों के साथ इस कमरे में एक साथ नहीं रह सकती, अब तुम्हें दूसरे कमरे में रहना होगा। पर भैया, मुझे तो यहीं पर नींद आएगी। अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे अभी आप दोनों के बीच में सोने दीजिए और जब मैं सो जाऊंगी तब आप दोनों मुझे दूसरे कमरे में छोड़ देना। और भैया, मुझे वहां पर कमरे में अकेले नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। हे भगवान, क्या होगा तुम्हारा आद्या? आखिर ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? समर और मयूरा अब दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं और आद्या वहीं पर सो जाती है, जिस कारण उन दोनों के बीच में बुरी तरह झगड़े हो जाते हैं। दरअसल आद्या अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है और उसे उसकी आदत होती है, इसीलिए अब भाई की शादी होने के बावजूद भी वो अपने भैया भाभी के बीच में आने लगती है। एक रोज घर पर एक डिलीवरी बॉय एक पार्सल लेकर आता है और वो पार्सल आद्या देख लेती है, और जब वो बॉक्स खोलती है तब उसमें एक ड्रेस होता है और वो ड्रेस आद्या पहन लेती है। अरे ये क्या आद्या, तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है? ये ड्रेस तो मैंने तुम्हारी भाभी के लिए मंगवाया था। ओ तेरी, सॉरी भाभी, लेकिन अब मैं क्या ही करती। और भैया, मुझे लगा कि आपने ये ड्रेस मेरे लिए मंगवाया है, आखिर आप मुझसे इतना प्यार जो करते हो, इसीलिए मैंने इस ड्रेस को अपना समझकर पहन लिया। अपनी ननद को उस ड्रेस में देखकर मयूरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नालायक कही कि अभी ससुराल में आए मुझे 2 दिन भी नहीं हुए और ये मेरी बचकानी ननद, ये तो मेरे लिए आफत बनती जा रही है। आद्या, अब जरा अपनी ये बचकानी हरकतें कम कर दे। तेरे भाई की अब शादी हो चुकी है, इसीलिए उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी मत बन। हाँ आद्या बेटा, हमें समर ने भी बताया कि कैसे कल रात में तुमने उन दोनों को परेशान किया है। देखो बेटा, अब तेरे भाई की शादी हो चुकी है और अब तुम्हें अकेले सोने की आदत डालनी ही होगी। ओके बाबा, समझ गई मैं, अब छोड़िए ना उस बात को। और भैया, आप जल्दी से मेरे फोटो खींचिए। और हाँ भाभी, अगले 30 मिनटों के लिए मैं भैया को अपने साथ बाहर ले जा रही हूँ, गार्डन में अच्छे फोटोज आएंगे ना, इसीलिए चलिए भैया, जल्दी चलिए। मयूरा को अब धीरे धीरे आद्या की इन हरकतों पर गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन मयूरा समर के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है
तभी अचानक से आद्या वहां पर आती है और वो समर को मेले में चलने के लिए पीछे पड़ जाती है। नहीं आद्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी भाभी के साथ मूवी देखने जाना है। नहीं भैया, मूवी तो बाद में भी देख सकते हो आप दोनों, लेकिन आज मेले का आखिरी दिन है। प्लीज चलो ना मेरे साथ भैया। आपने प्रॉमिस भी किया था मुझे कि जब भी मेला लगेगा तब आप मुझे ले चलोगे, तो अब आप अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते भैया। अरे नासपीटी, तुझे समझ नहीं आती क्या एक बात? जब देखो तब अपने भैया का सिर खाती रहती है। अब उसे और उसकी लुगाई को जाने दे एक साथ में। तेरा क्या लगा रहता है बार बार? आखिर क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? हाँ बेटा, अब वो तेरा भैया होने के साथ साथ तेरी भाभी का पति भी है, और ये बात तू मत भूल। लेकिन माँ पापा, आज मेले का आखिरी दिन है और मुझे वहां पर घूमना है, इसीलिए मुझे भैया के साथ जाना है। लेकिन आद्या, अब तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो हर वक्त बस तुम्हें अपने भैया की ही जरूरत पड़े। तुम अकेली भी तो जा सकती हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ जाओ। अरे हर बार तुम्हें हम दोनों के बीच में आना जरूरी है क्या? देखिए भाभी, आप मेरे और भैया के बीच में मत बोलिए। आद्या, वो तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात करो, और तुम अपने भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। सॉरी भैया, लेकिन आप भी तो देखो ना कि वो किस तरह से बात कर रही है। देखिए भैया, आज मेले का आखिरी दिन है, और अगर आप मेरे साथ मेले में नहीं चले तो मैं आप पर बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी फिर। देख लेना, आप तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे गुस्से के बारे में। आद्या अपनी जिद पर अड़ जाती है और समर को ना चाहते हुए भी उसे लेकर मेले में जाना ही पड़ता है। पर उन दोनों को साथ में देखकर मयूरा गुस्से से लाल हो जाती है। फिर जब समर मेले से वापस आ जाता है तभी मयूरा सो रही होती है। अरे मयूरा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे सो रही हो? मुझसे बात नहीं करोगी क्या? अरे क्या करूं तुमसे बात, और कब करूं? तुम्हें अपनी बहन से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे जब से इस घर में आई हो, तुम्हारी बहन तो हमारी शादी की दुश्मन बनी बैठी है। घर में हो या बाहर हो, वो तो हमें कहीं भी साथ में रहने नहीं देती। आई एम सॉरी मयूरा, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मैं तो हर बार उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनती। ये सारी तुम्हारी ही गलती है समर। अरे तुमने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है, इसीलिए वो इतने ज्यादा नखरे करती है। हाँ मयूरा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब से मैं उससे थोड़ा थोड़ा दूर ही रहूंगा, क्योंकि वो मुझे लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव है और उसे आगे जाकर इस बात की बहुत तकलीफ हो सकती है। इसीलिए मुझे अभी से उसे अकेले रहना सिखाना होगा। जो करना है करो, बस मुझे उसकी बच्चों वाली हरकतें नहीं देखनी है। उसे देखकर मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन सच में समर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी सौतन बनते जा रही है। और बाध्या के कारण मयूरा और समर में तनाव बढ़ने लगता है। एक दिन मयूरा और समर आध्या को बिना बताए हनीमून मनाने के लिए महाबलेश्वर चले जाती है। और जब आध्या को इस बारे में पता चलता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या? भैया ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो सिर्फ भाभी को लेकर गए महाबलेश्वर। उन्हें पता है कि वो जगह मुझे कितनी पसंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे लेकर नहीं गए। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बस कर आद्या, बहुत हो गई तेरी ये नौटंकी। अरे वो दोनों अब मियाँ बीवी है, उन्हें उनका समय मिलना चाहिए ना। और तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या?
जो बार बार उनके पीछे पीछे चली जाती है। और नहीं तो क्या। अरे जब वो दोनों यहाँ पर रहते हैं तभी ये उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। फिर भी वो दोनों बेचारे तुझे इतना प्यार और स्नेह देता है, उसका ज्यादा फायदा मत उठा अब। अरे उसकी जगह पर कोई और होता ना तो तुझे वहीं पर 2 थप्पड़ लगा देता। मैं कोई फायदा नहीं उठा रही, वो मेरा भाई है और मेरा उन पर पूरा हक है। अब इस घर में तो मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। आप सभी लोग बहुत बुरे हो। अरे जा जा, ये ड्रामेबाजी अपने पास ही रख। अभी आधे घंटे बाद बाहर से एक बड़ा वाला पिज्जा मंगवाएगी, भुक्कड़ कहीं की। अरे जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा ना तब तुझे समझ आएगा कि 2 प्यार करने वालों के बीच में उनका अपना वक्त कितना जरूरी होता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्राइवेसी, उसे प्राइवेसी कहते हैं पापा। इतना कहकर आद्या अपने कमरे में रूठकर चली जाती है। जब उसके भैया भाभी हनीमून से वापस आते हैं तब वो उनसे कोई बात ही नहीं करती और वो कॉलेज में भी दुखी दुखी रहने लगती है। और उस दौरान उसकी दोस्ती उनके कॉलेज में आए नए स्टूडेंट राहुल से होती है। आद्या और राहुल दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। ये लो आद्या, तुम्हारे लिए मैंने ये बनपा और चाय लाई है। अब तुम्हें उठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, थैंक यू सो मच राहुल। यू आर मोस्ट वेलकम आद्या। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शहर में नया रूफटॉप रेस्टोरेंट खुला है, हम सभी लोग वहां पर चले क्या? सच में यार, वहां से पूरे मुंबई शहर का नजारा काफी सुंदर दिखता है। हाँ राहुल, क्यों नहीं। मुझे तो रूफटॉप वाले रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पसंद है। वहां पर लाइव म्यूजिक भी बजता होगा और उसमें वो रोमांटिक सॉन्ग्स। हाय, सोने पे सुहागा। ठीक है, फिर मैं केशव, ऋचा, सुनील और सिमरन को भी बोल देता हूँ। अरे नहीं राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। वहां पर बस हम दोनों ही जाएंगे। लेकिन क्यों आद्या? देखो राहुल, अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं और हम दोनों के बीच में जो भी है वो दोस्ती से बढ़कर ही है। इसीलिए बाकी दोस्तों को बुलाकर मैं हमारा ये क्वालिटी टाइम खराब नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम्हें क्वालिटी टाइम का मतलब भी पता है। आखिर तुम समझने ही लगी हो कि क्वालिटी टाइम कितना कीमती होता है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपने भैया भाभी के बीच में जाकर उनका प्राइवेट टाइम खराब करती होगी तब उन्हें कैसा फील होता होगा। अरे उन्होंने तो तुम्हारी सारी हरकतें सहन कर ली और तुम उनसे ही रूठी बैठी हो। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। हाँ राहुल, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि 2 लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आदमी आ जाए तो उन्हें कैसा महसूस होता है। मैं आज ही घर जाकर भैया और भाभी से माफी मांगूंगी और उन दोनों से भी प्यार से बातें करूंगी। फिर आद्या घर जाकर मयूरा और समर से माफी मांगती है। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि एक कपल के लिए उनका अपना टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है, बहुत सरदर्द दिया है आप दोनों को। सच में भाभी, उन सभी के लिए सॉरी। कोई बात नहीं आद्या, हमें खुशी इस बात की है कि तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। अरे ऐसी ही समझदार बनो और हर रिश्ते को प्यार से संभालो आद्या। तुम्हारे लिए मयूरा और मैं हमेशा खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
आई नो भैया, आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, पर हम सभी को हर रिश्ते में एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि कोई रिश्ता खराब ना हो और मजबूत रहे। और इस तरह अंत में आद्या को समय के साथ साथ सब समझ आता है और वो अपने भैया और भाभी के बीच में टांग अड़ाना बंद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुकून से अपनी लव लाइफ जीते हैं। कियारा अपनी सास माला, पति युवराज और ननद चेतना के साथ रहती है। कियारा अपने सारे काम जल्दी से निपटा कर बस सबको फोन करके परेशान ही करती रहती है। एक दिन की बात है, जब माला मंदिर गई होती है तभी कियारा को पता चलता है कि पड़ोस वाली निर्जा काकी की बेटी की शादी होने वाली है। बस यही खबर अपनी सास को देने के लिए वो माला को फोन पे फोन करके परेशान करने लगती है। ओफो, ये माँ जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि उन्हें शादी की खबर जो देनी है। अरे माला जी, आपका ये फोन कब से बज रहा है? फिर माला अपने फोन को वापस कट कर देती है। माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरे साथ साथ आपका भी ध्यान भंग हो गया ना। मैं अब भी इसे साइलेंट मोड पर कर देती हूँ। इस कियारा की तो आज खैर नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ रोज की तरह आज भी इसने कोई फालतू की ही बकवास करने के लिए फोन किया होगा। फिर माला के घर पर आने के बाद कियारा उसे सारी बातें बता देती है। तभी गुस्से से आग बबूला माला कियारा को खूब सुनाती है। अरे नालायक बेवकूफ लड़की, तेरी अकल क्या कहीं पर गिरवी रख के आई है क्या? तुझे मैंने पहले भी कहा है कि एक बार में मैं फोन ना उठाऊं तो मैं किसी काम में व्यस्त हो सकती हूँ। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। सटअप, एकदम सटअप। अरे निर्जा की ही बेटी की शादी होने जा रही है और इतनी सी बात बताने के लिए तू मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। नॉनसेंस। तेरे इस फालतू की करामती के कारण मेरे साथ साथ पंडित जी का भी ध्यान भंग हो गया। सॉरी माँ जी, वो मुझे लगा कि आप फ्री होंगी ना, इसलिए मैं आपको कॉल कर रही थी। अरे अक्कल के साथ साथ कान की भी कच्ची हो गई है क्या तू? घर पर रहो तो इंसान फ्री होता है, बाहर जाने पर तेरे पिताजी फ्री होते हैं क्या? अगर आगे से तूने बिना किसी काम के फोन करके परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। लेकिन कियारा मैडम कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। एक रोज उसकी ननद चेतना कोचिंग क्लासेस में पढ़ने गई होती है। तभी आज तो इशिता का बर्थडे है और कौन सा वाला गाउन पहनूं मैं? ये वाला या ये वाला? और हेयर स्टाइल भी तो बनानी है, गले में क्या पहनूं? आई थिंक मेरे इन सारे सवालों के जवाब चेतना दे पाएगी, लेकिन वो इस वक्त कोचिंग क्लास गई है। कोई नहीं, 2 मिनट तो मुझसे बात करके बता ही सकती है वो। अब भी उसे फोन लगाती हूँ। फिर कियारा चेतना को फोन कॉल करती है। 1-2 बार फोन करने के बाद भी जब चेतना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तब भी कियारा उसे कॉल पे कॉल करने ही लगती है। वहां पर कोचिंग क्लास में जब चेतना का फोन बार बार बजने लगता है, तभी उसके सर बहुत गुस्सा होते हैं। चेतना, तुम्हें हमारे क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है क्या? मैं रोज कहता हूँ कि क्लास में आने से पहले अपने अपने फोन को साइलेंट किया करो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब इधर लाओ तुम्हारा फोन, और आगे से तुम अपना फोन यहाँ पर नहीं लाओगी। अब जाते समय लेते जाना मुझसे ये फोन। सॉरी सर। फिर सर उस फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और घर आने के बाद चेतना कियारा पर बहुत गुस्सा होती है। भाभी, आपकी वजह से आज सर ने मुझे डांटा। अरे आप बार बार सबको फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हो? मैं वहां पर पढ़ने जाती हूँ।
और आप सोच भी कैसे सकती हो कि मैं लेक्चर छोड़कर आपको गाउन का कलर और हेयर स्टाइल के बारे में बताऊंगी? और नहीं तो क्या। देख कियारा बहू, जरा अपने दिमाग में लगी जंग को साफ कर दे और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर। अरे, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने जो आप लोग मुझे इतना सुना रहे हो? मुझे लगा कि चेतना फोन उठा लेगी, इसीलिए मैं उसे फोन कर रही थी। कोचिंग क्लास मेरे पिताजी का नहीं है भाभी, और आगे से प्लीज ऐसी बेवजह बातें करने के लिए दूसरों को कॉल करके परेशान करना बंद कीजिए। ये बहुत बुरी आदत है भाभी। चेतना, अपनी हद में रहकर बात करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ, समझी तुम? अरे तू तो सिर्फ उम्र में ही बड़ी है, दिमाग तो एकदम सड़ चुका है तुम्हारा। ना तो तेरा किसी काम में ध्यान रहता है और ना ही किसी और चीज में। बस दिन रात सबको फोन करके परेशान करना और पंचायत करने आता है तुझे, इसी में माहिर है तू। कियारा को अपने घर वालों की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब युवराज अपने बॉस और क्लाइंट के साथ एक कैफे में बैठकर मीटिंग कर रहा होता है, तभी कियारा उसे कॉल करने लगती है और 2 बार बेल बजने पर क्लाइंट खुद उसे कहता है, अरे युवराज, उठा लो अपनी बीवी का कॉल, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। श्योर सर, थैंक यू। युवराज फोन कॉल रिसीव करता है और गलती से फोन का स्पीकर ऑन हो जाता है और वहां से कियारा कहती है, बेबी सच सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बेबी? कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? एक्सक्यूज मी सर। युवराज को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उठकर साइड में जाकर बात करने लगता है। कियारा, आर यू मैड? मेरी यहाँ पर मीटिंग चल रही है और मेरे क्लाइंट्स के सामने तुमने ये सब कहने के लिए फोन किया है? तो फिर मैं क्या करूँ युवराज? तुम तो घर आते आते थक जाते हो, सुबह ऑफिस भी कितनी गड़बड़ी में जाते हो, आखिर तुमसे बात करूँ तो कब करूँ फिर? इसीलिए मैंने फोन किया है। अरे दिन भर फोन ही करती रहती हो तुम, तुम्हें घर बैठकर और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन युवराज, तुमने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं है। अरे पागल औरत, रख फोन। सच में कियारा, तुम ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही इरिटेट करती हो। अरे लेकिन युवराज कियारा का फोन कॉल कट करता है और फिर से मीटिंग ज्वाइन करता है। हो गई तुम्हारी रोमांटिक बातें? नहीं सर, वो एक्चुअली। चुप रहो युवराज, ऐसे अनप्रोफेशनल एम्प्लॉयज को रखते हो तुम सिन्हा? नहीं विजय, ऐसी बात नहीं है। ओ प्लीज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कैसी बात है। तुम जैसे लोगों के साथ मुझे कोई डील नहीं करनी है। आई एम आउट। लेकिन विजय, मेरी बात तो सुन। विजय सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विजय के जाने के कारण युवराज को अपने बॉस से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है और वो अपना सारा गुस्सा घर आने के बाद कियारा पर निकालता है। कियारा, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आने वाली हो? अरे शुक्र है कि वो कोई बड़ी डील नहीं थी, वरना आज तो मुझे सीधा टर्मिनेट ही किया जाता। अरे भैया, भाभी तो हमेशा ही ऐसे करती है, दिन भर किसी ना किसी को फोन करके गॉसिप पर टाइम पास करती रहती है। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ इस निर्लज्ज लड़की को, लेकिन इसने तो अपनी लाज पूरी की पूरी बेच खाई है। इसे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, क्योंकि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सबको बस मेरे फोन करने से परेशानी होती है, गुस्सा आता है। अरे आप लोग तो 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते मेरे लिए। बेशरम लड़की, अरे जब हम घर पर होते हैं तब तो सीधे मुंह तो बात भी नहीं करती, बाहर जाने के बाद ही तुझे सबकी याद आती है क्या, जो सबको फोन करती बैठती है? देखो कियारा,
मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपनी इस बुरी हरकत को बंद करो। दूसरों के वक्त का नुकसान करते करते कभी किसी दिन तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। सबकी बातें सुनकर कियारा उनसे रूठ जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। बेटी, मैं जरा हॉस्पिटल आई हूँ। वो तेरी मौसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे रुको ना माँ, क्या इतनी जल्दी है? आप तो समझ ही रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे लिए 5 मिनट निकालकर मुझसे बात भी नहीं करता। सबके लिए तो मैं पराई हो चुकी हूँ माँ। लेकिन बेटी, तुझे भी समझना चाहिए, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और ऐसे में तू उन्हें फोन करेगी तो वो भी चिड़चिड़ ही करेंगे ना। अच्छा बेटी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ ना, इसीलिए। लेकिन माँ, अरे माँ ने भी फोन काट दिया। चाहे जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं तो दूसरों को फोन करना बंद नहीं करूंगी। इन लोगों की वजह से मैं अपना मन क्यों मारूं? कियारा अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाती और वो बेशर्मों की तरह सबको फोन करना जारी ही रखती है। ऐसे ही एक दिन जब युवराज गाड़ी चला रहा होता है, तभी कियारा का बार बार फोन आता है और ये देखकर वो बहुत इरिटेट होता है और आखिर में उसे फोन उठाना ही पड़ता है। क्या है कियारा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्यों बार बार फोन करती हो तुम मुझे? देखो किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। तुम मुझसे पहले जैसे प्यार ही नहीं करते हो। कहाँ गया वो युवराज जो मेरी आवाज सुनने के लिए मजनू की तरह तरसता रहता था? ओफो कियारा, अरे नहीं। युवराज, हेलो युवराज। कियारा से फोन पर बात करने के चक्कर में युवराज का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उसे आसपास के लोग फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इस हादसे के बाद में कियारा की अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो हॉस्पिटल में सबके सामने युवराज से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो युवराज, मेरे कारण ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैं अब समझ गई हूँ कि दूसरे जब बिजी होते हैं तब उन्हें फोन करके परेशान करना सही नहीं है, बहुत गलत बात है। आई एम रियली सॉरी युवराज, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक आखिरी मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। ठीक है कियारा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे जरूरी बात है। लेकिन याद रहे, अगर तूने फिर से ऐसी कोई करामती की तब तो तेरी खैर नहीं। हाँ माँ जी, पक्का, मैं ऐसी नौबत ही नहीं लाऊंगी। सभी कियारा को माफ कर देते हैं और फिर वह सुधर जाती है और दूसरों को केवल जरूरी बात करने के लिए ही फोन करती है और किसी को भी उनके काम के बीच में फोन करके वह परेशान नहीं करती। ढिंचा कॉलोनी में रहने वाली भवरी और कल्याणी दोनों पड़ोसन होती है। पूरी कॉलोनी में कल्याणी सबसे ज्यादा अमीर होती है और उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है। वाह वाह कल्याणी बहन, क्या सुंदर साड़ी है ये, और ये झुमके, वाह, ये गले का हार भी बहुत जच रहा है तुम पर। थैंक यू। ये साड़ी, हार, झुमके, ये तीनों भी ब्रांडेड है और हद से ज्यादा महंगे हैं। हाँ तो हम क्या करें, जब देखो तब शाइनिंग मारती रहती है ये मुटकी भैंस। खुद को बहुत सुंदर समझती है। तू बस अच्छे कपड़े और गहने पहनती है, लेकिन है तो तू बदसूरत मोटी चुड़ैल। हाउ डे यू, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। अरे खुद को देख, गरीब चुड़ैल कहीं की, ढंग की साड़ी भी नहीं पहन सकती और जलन के मारे अपनी सारी भड़ास निकाल देती है मुझ पर। ब्लडी मिडिल क्लास। भवरी और कल्याणी दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती है
भौरी को कल्याणी से बहुत ज्यादा जलन होती है, क्योंकि भौरी एक मिडिल क्लास औरत होती है और वही दूसरी तरफ कल्याणी बहुत अमीर होती है। भौरी को कैसे भी करके कल्याणी को अपने कदमों तक लाना होता है। एक दिन भौरी का बेटा ऋषभ छुट्टियों के लिए घर आता है। आइडिया, मेरी इस पागल सी खोपड़ी में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अब मेरा बेटा ही मेरा मकसद पूरा करेगा। मकसद? कैसा मकसद माँ? तुझे हमारी पड़ोसन की बेटी पूर्वी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। उसे तेरे प्यार में इतना पागल करना है कि वो और उसकी माँ खुद यहाँ मेरी चौखट पर आकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैं ऐसा क्यों करूँ? ये सब सही नहीं है। अरे ओ निठल्ले, तुझे मैं शादी करने के लिए नहीं कह रही। ये तो बस एक छोटा सा प्लान है। उसके बाद तुझे उसे छोड़ देना है। अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगा क्या तू ऋषभ बेटा? अच्छा ठीक है माँ, मैं करूँगा आपकी मदद, लेकिन ये नौटंकी मेरे सामने मत करो। ऋषभ अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रात में ऋषभ पूर्वी का पीछा करते हुए चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही पूर्वी की कार बंद पड़ जाती है और वो वही सड़क पर खड़ी रहती है। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? मेरे पास तुम्हारी तरह ऐसे चमचमाती हुई कार तो नहीं है, लेकिन ये प्यारी सी मोटर बाइक है। ओ हेलो, तुमने मुझे क्या कोई एरी गहरी लड़की समझ के रखा है क्या? मैं तुम्हारी औकात के बाहर हूँ। तुम देखना, अभी थोड़ी देर में गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, मैं तो हूँ ही आवारा, मैं भी यहीं पे वेट करूँगा। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है। पूर्वी वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी रहती है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आती। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। क्यों? क्या हुआ? कहाँ रह गई तुम्हारी गाड़ी? अरे पूर्वी, हम दोनों क्या अभी मिले हैं क्या? बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, और मैं बहुत संस्कारों वाला लड़का हूँ। कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। जाना तो दोनों को एक ही जगह पर है, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? चलो, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, घर से थोड़ा दूर छोड़ दूंगा। तुम वहां से घर तक चली जाना, ताकि तुम्हारी माँ को पता ना चले। ठीक है ना? हाँ, यही सही रहेगा। अगर दोनों को माँ ने साथ देख लिया तो वो तो हंगामा मचा देगी। फिर पूर्वी ऋषभ के साथ घर चली जाती है और वो उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और दिन रात ऑनलाइन बातें करते हैं। बातें मुलाकातों में बदलने लगती हैं। चलो, इस बार उसे मूवी दिखाने ले जाता हूँ। क्या हुआ बेटा, मछली जाल में फंसी कि नहीं? अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मछली का जाल बहुत अच्छे से बिछाया है मैंने। आधी तो वो फंस चुकी है, अब बस पूरी तरह फंसना बाकी है। शाबाश मेरे लाल, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। फिर ऋषभ पूर्वी को मूवी दिखाने ले जाता है और मूवी के बाद उसे गिफ्ट भी देता है, मुझ जैसे नाचिस की तरफ से। तुम्हारे लिए ये गिफ्ट, आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसीलिए। ओह, थैंक यू सो मच ऋषभ। लेकिन ऋषभ, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानती, बल्कि एक हमसफर भी मानती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच ऋषभ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना पूर्वी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ऋषभ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। सपने देखने लगी हूँ मैं तुम्हारे। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ ऋषभ। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानता हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। लेकिन ऋषभ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पूर्वी, मैं तुमसे ज़बरदस्ती प्यार तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। पूर्वी की बात अधूरी छोड़कर ऋषभ वहां से चला जाता है और 2 दिनों बाद वो वापस हॉस्टल चला जाता है।
बावरी पूर्वी को दुखी देखकर बहुत खुश होती है। पूर्वी का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। वो ऋषभ को कॉल करके समझाने की कोशिश करती है। पूर्वी, हम दोनों में जो भी था वो सिर्फ दोस्ती के नाते ही था। प्लीज मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं वापस अपने हॉस्टल पर आया हूँ। लेकिन ऋषभ गुस्सा होकर फोन कॉल कट करता है। फिर पूर्वी ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। ऐसा कौन है वो शहजादा? मैं उससे बात करूं क्या बेटा? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। नहीं माँ, आप किसी को कॉल नहीं करोगी। मैं ठीक हूँ, हो जाऊंगी नॉर्मल कुछ दिनों में, बस थोड़ा समय लगेगा। ऋषभ हॉस्टल तो चला जाता है, लेकिन जैसे यहाँ मुंबई में पूर्वी की जान ऊपर नीचे हो रही थी, वैसे ही वहाँ ऋषभ की भी हालत थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे पूर्वी की इतनी याद क्यों आ रही है? क्यों मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर तो दिल्ली में है, लेकिन मेरी आत्मा मुंबई में अटकी हुई है। कहीं मुझे पूर्वी से प्यार तो नहीं हुआ? ऋषभ को ये एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने में वो भी पूर्वी से प्यार कर बैठा है। फिर वो सब छोड़ छाड़कर फिर से मुंबई आ जाता है और पूर्वी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताता है। तभी वहां पर भौरी और कल्याणी भी आती है। क्या इस गरीब चुड़ैल के कहने पर तूने मेरी बेटी को दुख दिया? ए मुटकी सान, चुप रे। हाँ कल्याणी आंटी, ये सच है कि मैं शुरुआत में पूर्वी के संग प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कब मैं असल में उससे प्यार करने लगा। मैं पूर्वी से बहुत प्यार करने लगा हूँ आंटी, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू पूर्वी। ऋषभ, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। ऋषभ और पूर्वी एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देख कल्याणी और भौरी को बहुत गुस्सा आता है। नालायक लड़के, ये सब क्या कर रहा है तू? अरे इस मुटकी चुड़ैल को हमारी चौखट पर गिड़गिड़ाते हुए आना चाहिए था, लेकिन तूने तो पूरा डाव ही फेर दिया। पूर्वी, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लो। ये गरीब पड़ोसन तुम्हारी सास नहीं बन सकती, क्योंकि वो मेरी दुश्मन है। बस कीजिए आप दोनों। अरे क्या दुश्मनी लगा रखी है? इतना कोई लड़ता है क्या? माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए आप कल्याणी आंटी से जलती हो, और कल्याणी आंटी आप मेरी माँ की सुंदरता से जलती हो। लेकिन इस जलन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीवन में अगर कुछ मायने रखता है तो वो पैसा या सुंदरता नहीं है, बल्कि प्यार है। ऋषभ सही कह रहा है माँ, हमें दिल से अमीर होना चाहिए। माँ, बावरी आंटी, ये दुश्मनी प्लीज छोड़ दीजिए और हम दोनों के लिए एक हो जाइए। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज आंटी। बच्चों की बातें सुनकर कल्याणी और भौरी एक हो जाती है। माफ कर दे मुटकी। हाँ चुड़ैल, मुझे भी माफ कर दे। चल जप्पी पा और शहनाई बजा। फिर भौरी और कल्याणी दोनों गले मिलती है। तुम दोनों क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जाओ शादी के कपड़े और संगीत के गाने चुनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम दोनों की अब शादी करानी है। क्यों कल्याणी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा भौरी। इस तरह अंत में दोनों पड़ोसन के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है और ऋषभ और पूर्वी की धूमधाम से शादी होती है।